हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। बुक में बेटा 3 to 4 पेज का है। पहले आपको ये 3 to 4 पेज अच्छे से पढ़ने हैं, फिर बेटा मैं अपना एनालिसिस करूंगा। बेटा मैंने भेज दिया है, मैं notes बना सकता हूँ। ठीक है? बेटा टाइम लिमिटेड मिल रहा है, 15 मिनट पर आधे घंटे का मेरा एनालिसिस है। ठीक है? 45 मिनट्स बाद बैच वाइंड अप करेंगे। बाबू मैं एनालिसिस कर रहा हूँ पूरे लिबरलाइजेशन का। अब आपने पढ़ ही लिया है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, जिनका रह गया वो एक बार घर से देख लेना क्या रह गया। तो वो लिबरलाइजेशन को ना इसने 5 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है ना? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर लिखा हुआ है फाइनेंशियल रिफॉर्म, देन फिस्कल रिफॉर्म, देन एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, देन बेटा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। ठीक है जी? तो उस दिन तो मैंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करी ना, वो जनरल बात करी, मैंने कोई इकोनॉमिक एंगल नहीं दिया उसको। आज जो हम बात कर रहे थे बेटा, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हम हर चीज को इकोनॉमिक एंगल दे रहे थे, हर चीज को। लोग कहते हैं आईडी हिस्ट्री है, बेटा हिस्ट्री नहीं है, उस हिस्ट्री को इकोनॉमिक एंगल देना आईडी है। समझ में आती है बेटा बात? तो बाबू इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जब आपने पढ़े ना, तो इसमें बेटा फर्दर 4 बातें हुई भी थी। इसलिए इस टॉपिक में हेडिंग बहुत सारी बैठती हैं, पर टॉपिक है हद से ज्यादा सिंपल। बाबू इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में ना बेटा फर्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कि बेटा लाइसेंसिंग खत्म कर दी, बस 6 इंडस्ट्री ऐसी रह गई जो आज भी लाइसेंसिंग के दायरे में है। ये बात मैंने उस टाइम पर भी की थी। लिकर, सिगरेट, एक्सप्लोजिव्स, केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मा और डिफेंस इक्विपमेंट। इन 6 को छोड़ दो, बाकी सब लाइसेंसिंग से बाहर है, जो मर्जी धंधा कर लो। ठीक है जी? बाबू दूसरी बात है, ऑल्दो ये बात प्राइवेटाइजेशन में होनी चाहिए, पर एनसीईआरटी यहां लिखती है, तो इसलिए मुझे यहां भी बोलनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा पब्लिक सेक्टर पहले बेटा 17 इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व थी, गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 8 करी, 8 के बाद 3 कर दी। उस दिन भी मैंने बात की थी। 2 बातें तो बहुत सिंपल, लाइसेंसिंग खत्म हो गई, पब्लिक सेक्टर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 17 से 3 पर पहुंच गया। ठीक है सर? तीसरी बात, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। बेटा जो प्रोडक्शन एरियाज एसएसआई के लिए आपने रिजर्व करे थे, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था एसएसआई वाले टॉपिक में, कि कुछ चीजें ना हमने एक्सक्लूसिवली एसएसआई के लिए रिजर्व कर दी, बेटा उनको डी रिजर्व कर दिया। अब जो सस्ता बनाएगा वो बेचेगा, एसएसआई भी बचा नहीं पाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। जब आप ग्लोबलाइजेशन करते हो तो आप देश के बारे में नहीं सोचते, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते। समझ में आई बेटा बात? और बाबू सबसे लास्ट और काम की बात, बाबू पहले क्या होता है, एक्सपेंशन, हेडिंग का नाम बनेगा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बेटा पहले क्या होता था, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग। याद है आपको लास्ट चैप्टर में प्रोडक्शन कैपेसिटी लाइसेंसिंग से लिंक होती थी। बेटा जब आपने लाइसेंसिंग ही खत्म कर दी, इसका सिंपल सा मतलब है आपने कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट हटा दिया, यानी कि जितना मर्जी प्रोडक्शन कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकती। लाइसेंसिंग खत्म हो गई तो बेटा जितना मर्जी प्रोडक्शन कर लो, जितनी मर्जी मशीनरी खरीद कर लगा लो, जितनी मर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं। समझ में आई चारों बैठे? बाबू सेकंड बात है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। बहुत काम की बात, बहुत ज्यादा काम की बात। बेटा आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है? बेटा बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज आती हैं, एनबीएफसीज का बात अभी करता हूं, और बेटा शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज आती है। बेटा एनबीएफसीज किसको बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। देखो नाम क्या है, नॉन बैंकिंग, बैंक नहीं है तब भी फाइनेंस कंपनी है। बेटा फाइनेंस कंपनी किसको कहते हैं? जो लोन देता है, बैंक नहीं है फिर भी लोन देता है। मैं हमेशा कहता हूं कुछ ना बताओ, एलआईसी हाउसिंग का नाम ध्यान रख लेना। कभी सुना है एलआईसी हाउसिंग का नाम? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, भाई बैंक तो नहीं है तब भी लोन देता है, घर बनाना है तो आपने हाउसिंग फाइनेंस देता है। इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स का कभी ना कभी कहीं ना कहीं बोर्ड लगा देखा होगा आपने। सर लोन देता है, बैंक नहीं है। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है आधार,
एक का इंस्टीट्यूशन का नाम है शुभम, चोला मंडलम फाइनेंस, बहुत सारे आपके सिटी में ही हैं, बहुत सारे। अब तो एनबीएफसी बहुत हो गए। तो बाबू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स आते हैं, एनबीएफसी आती हैं, शेयर मार्केट आते हैं। आपको पता है बेटा 1991 से ना पहले ना हम बोलते थे आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। लेकिन बेटा 1991 के बाद जब आपने लिबरलाइजेशन कर दिया तो आरबीआई ने अपना रोल चेंज कर दिया। नाउ बेटा आरबीआई इज नॉट मोर अ रेगुलेटर, इट इज अ फैसिलिटेटर। बेटा जब तक वो रेगुलेटर था ना, वो हर बैंक को बताता था कि आपके इंटरेस्ट रेट कैसे होने चाहिए, किस डिपॉजिट पे कितने परसेंट ब्याज देनी है, एफडी पे कितनी देनी है, सेविंग पे कितनी देनी है, लोन पे कितनी ब्याज लेनी है। ये रेगुलेटर की तरह जब काम करता था तब बताता था। जब आपने लिबरलाइजेशन कर दिया ना तो आरबीआई का रोल चेंज हो गया, वो रेगुलेटर नहीं रहा, वो फैसिलिटेटर हो गया। और जब आरबीआई फैसिलिटेटर हो गया तो उसने बेटा ये चीजें छोड़ दी बैंक्स के ऊपर कि आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को देकर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करके प्रॉफिट में रह सकते हो वो दो, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप देखो आज की तारीख में सरकारी बैंकों के तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग आसपास है, प्राइवेट बैंक का तो कोई सर पैर ही नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक कहता है सेविंग अकाउंट खुलवा ले, मेरे यहाँ 4% ब्याज दूंगा। बंधन बैंक कहता है मेरे यहाँ खुलवा ले 5 दे दूंगा। डीसीबी है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ शहर में अंबाला रोड में कहता है 5%। यस बैंक कहता है मेरे यहाँ खुलवा ले, मेरे से 6 ले जा। जब तक आरबीआई रेगुलेटर था ना सबके इंटरेस्ट बराबर थे। आरबीआई जब फैसिलिटेटर हो गया उसने कहा खुद देखो तुम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देके कमा सकते हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है अभी तक बात? बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में ही एक बहुत बड़ा चेंज हुआ बेटा, प्राइवेट बैंक्स बनने लगे, सारे एस्टैब्लिश होने लगे, चाहे वो डोमेस्टिक थे चाहे वो इंटरनेशनल थे। 1991 से पहले सरकारी बैंकों के अलावा कोई बैंक नहीं था। 1991 के बाद एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, ये सब डोमेस्टिक बैंकों के मैंने नाम लिए इंडिया के। सर सिर्फ डोमेस्टिक आए? नहीं बेटा, इंटरनेशनल बैंक्स भी आ गए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और बहुत सारे। ठीक है जी, समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? और क्या हुआ स्टॉक मार्केट? बेटा एक बहुत बड़ा चेंज स्टॉक मार्केट का भी सुन लो बेटा। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर अलाउड हो गए इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, सिर्फ इंडियंस ही इन्वेस्ट कर सकते थे इंडियन स्टॉक मार्केट में। उसके बाद बाबू हमारे लिए इंडिया तो इकोनॉमी रही नहीं, जब एलपीजी आ गया हमारे लिए तो दुनिया की इकोनॉमी है। तो बाबू हमने सबका वेलकम कर दिया, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और आपकी नॉलेज के लिए सबसे काम की बात, एनबीएफसी भी एस्टैब्लिश बेटा लिबरलाइजेशन के बाद ही हुई है। इससे पहले एनबीएफसी भी नहीं थी मार्केट में, जैसे जिनके मैंने नाम लिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स, ठीक है ना, फुलरटन, बहुत सारे हैं। अब तो शुभम, आधार, पता नहीं कितने हो चुके एनबीएफसी भी। क्लियर है बेटा बात? समझ में आई सारी बातें? सबसे पहले आरबीआई रेगुलेटर नहीं फैसिलिटेटर बन गया। जब तक रेगुलेटर था खुद ब्याज फिक्स करता था, फैसिलिटेटर रहा तो उन्होंने छोड़ दिया बैंक टू बैंक, अपने हिसाब से सोच लो। प्राइवेट बैंक बन गए, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, एनबीएफसी भी एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है जी। सर अब फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म। बेटा फिस्कल वर्ड सरकार के खर्चों से और सरकार की इनकम से रिलेट करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इनकम से रिलेट करता है। फिलहाल बेटा मैं बात सिर्फ गवर्नमेंट इनकम की करने जा रहा हूं, और उसमें भी बेटा टैक्सेशन। बेटा मैंने आपको बताया था जिस टाइम पर लिबरलाइजेशन बैच में डिस्कस किया था, बेटा अर्लियर टैक्सेस क्या थे बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स थे तो इवेसिव भी थे। जितना मुश्किल करते हो आप कानून, उतने लोग चोरी ज्यादा करते हैं। तो बेटा धीरे धीरे सरकार ने क्या किया बेटा, इनको सिंप्लीफाइड कर दिया और लोगों ने बेटा भर भर के टैक्स पे करने शुरू कर दिए। आज इंडियन गवर्नमेंट यार 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स से कमाती है। 25 लाख करोड़ कहना ही तो आसान है।
1 लाख करोड़ से ज्यादा की एवरेज पर मंथ जीएसटी की है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी हर मंथ इकट्ठा होता है एवरेज, इससे भी ज्यादा, कभी 1.5 हो जाता है, कभी 1.25 हो जाता है। और बेटा इतना ही 12 लाख करोड़ के आसपास इनकम टैक्स, 25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं। तो बाबू आप जितनी चीजों को सिंप्लीफाई करते हो उतना लोगों के लिए आसान होता है। दूसरी बात, द ओनली डायरेक्ट टैक्स लेफ्ट इन आर कंट्रीज इनकम टैक्स। सभी डायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो चुके हैं, पहले 5-6 हो गए थे बीच में, सब खत्म, एक रह गया इनकम टैक्स। बाबू अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, अभी सभी खत्म तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखा जाए आप 17 टैक्सेस खत्म करके अकेला जीएसटी आए। आप चीजों को आसान करते हो, लोग और ज्यादा पे करते हैं, मुश्किल करते हो सब चोरी करते हैं। समझ में आई बेटा बात? देन बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, या कुछ लोग इसको फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एक ही बात है। बाबू ये बात ना वैसे आप आईडी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगली यूनिट में पढ़ोगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं। समझ में आए तो रख लेना, नहीं भी समझ में आए तो बेटा 2 दिन के बाद हम वो शुरू करेंगे, तब समझ में आ जाएगा, वैसे तो आ ही जाएगा अभी भी समझ। बेटा आपको पता है ना, जब आपने पढ़ा था एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड टॉपिक लास्ट लेक्चर में, तो हम क्यों लाए थे एलपीजी? क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फोर्टनाइट का रह गया था, सिर्फ 15 दिन का रह गया था, हमारे पास क्रूड ऑयल खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो इंडिया ने अप्रोच किया था आईबीआरडी और आईएमएफ को। आईबीआरडी नाम पड़ा था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज की तारीख में हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास इंडिया गया कि $7 बिलियन का लोन दे दो, और उन्होंने क्या बोला कि लोन ले जाओ ऑन द कंडीशनैलिटी ऑफ एलपीजी, एलपीजी लगाओगे तो लोन ले जाओ। पढ़ा है ना आपने ये सब, उस दिन भी पढ़ा था ना। तो बाबू जब हमारे पास 15 दिन के ही फॉरेक्स रिजर्व थे और वो रिड्यूस हो के 7 दिन के रह गए, चलो लोन मिल गया बाद में, इंडिया ने पता है सबसे अच्छा काम क्या किया? सबसे अच्छा काम बाबू, इंडिया ने ना अपनी करेंसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया मैं घोषित करती हूं डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, खुद कह दिया, डीवैल्यूएशन मान लिया हमने इंडियन रुपी को। पहले $1 के बराबर 50 रुपए थे, उन्होंने कह दिया अब $1 के बराबर 60 रुपए हैं, खुद ही डीवैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को 10 रुपए से। सर ऐसा करने से क्या होगा? बेटा ऐसा करने का इंपैक्ट होता है, ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक्सपोर्ट विल राइज, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है एकदम। बेटा बच्चे पूछते हैं कैसे बढ़ गया? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले कोई इंसान $1 लाख लेकर आता तो मेरी इंडिया से 50 लाख का ही तो सामान मिलता, अगर अब $1 लाख लेके आए तो कितने का मिलेगा? 60 लाख। लोगों को लालच आ गया, लोगों ने भर भर के इंडिया से बाइंग करी, इंडिया के एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गए। सर आपने तो बाइंग करी, आपको लगा आपका फायदा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना फायदा सोच लिया। विद इन अ वीक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक बड़े कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच गए। भाई जब इंडिया में लोग बाइंग करे जाएंगे, वो फॉरेक्स रिजर्व तो इंडिया का ही बढ़ रहा है ना। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व विद इन अ वीक इतने कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच गया कि सालों सालों के पैसे आ गए, सालों सालों के। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी, इसी प्लानिंग से उन्होंने डीवैल्यूएशन किया था। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का से। और डीवैल्यूएशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में खुद मैनेज कर रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज कर रही थी एलपीजी से पहले, यही बताते थे $1 के बराबर में कितने रुपए होंगे। इन्होंने कह दिया अब मेरा रोल खत्म, मैंने ये डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया, डिमांड और सप्लाई ही डिटरमाइन करेंगे प्राइस, हम नहीं फिक्स करेंगे। क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात अभी तक सारी चारों? लास्ट बात बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। बाबू इसमें भी फर्दर 4 हेडिंग बनती हैं, अगर आपने देखी। याद है आपको कोटा और टैरिफ? याद है आपको लास्ट चैप्टर के कोटा और टैरिफ? बाबू सबसे पहले डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सबसे पहले बेटा सरकार ने कोटास खत्म कर दिए। दूसरी बात, उसके बाद टैरिफ्स का क्या हुआ? बेटा टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जितना मिनिमम कर सकते थे।
इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं है, 15 से 20% है। पहले 100 200%। क्यों? क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए दूसरों को बर्बाद करते थे। टैरिफ्स को भी रिड्यूस कर दिया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी खत्म कर दी। तीसरी और सबसे काम की बात, एक्सपोर्ट ड्यूटी एबॉलिश कर दी। बाबू आपको पता नहीं है बात का, पता है कि नहीं पता, या मैंने कभी बोला है कि नहीं आपके सामने, 11th में जो पढ़ते थे उनको आइडिया होगा, बेटा एक्सपोर्ट पे कभी कोई टैक्स नहीं होता, कोई देश नहीं लेता। ठीक है ना? मैं एक बार कारण बता देता हूं फटाफट से, मेरी तरफ देखना। बाबू आपने कोई चीज 200 रुपए की बनाई और आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो यूएस मार्केट में, और यूएस में वो चीज 250 की बन रही है, ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट कहे नहीं नहीं भैया मुझे तो इस पे 12% टैक्स चाहिए, जीएसटी पहले। चलो अगर आपने 12 ले लिया तो 12% टैक्स मतलब 24 रुपए का टैक्स ले लिया। ये 224 रुपए का सामान इंडिया से चला, रास्ते का किराया भाड़ा लगा, मान लो किराया भाड़ा लगा 6 रुपए पर पीस, 230 का पहुंचा। और यहां पे यूएस गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं नहीं 20% मुझे चाहिए। सर बेच पाओगे कभी? कर दिया ना महंगा प्रोडक्ट को। तो बेटा इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती, या कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारा प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव ना रहे। कोई भी देश एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लेता। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा एक्सपोर्ट कर रहे हो टैक्स फ्री, जाओ ले जाओ। भाई 200 का तुम लेके गए, 6 का टैक्स लग गया, 206। 200 के ऊपर 20% उन्होंने टैक्स ले लिया 40 रुपए का, 246 का पहुंचा। किसका बिकेगा? इंडिया का ही बिकेगा। समझ में आए? तो बेटा एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया गया। सबसे पहली बात, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन खत्म, टैरिफ रिड्यूस कर दिए। तीसरी बात, एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया, कोई टैक्सेस नहीं। लास्ट बात बेटा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। इंपोर्ट कर सकते हो बिना लाइसेंसिंग लिए, लेकिन प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी इंपोर्ट करो, कोई नहीं सरकार मना कर रही। खत्म लिबरलाइजेशन का एनालिसिस। ठीक है जी, कराएंगे, प्राइवेटाइजेशन शुरू करेंगे। आज के लिए रखते इतना ही है, बाय बाय।